नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ईरान और इजरायल के बीच वार पलटवार का आज छठा दिन है। इस बीच ईरान ने भी ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया है। इजरायल के 7 शहरों पर हाइपरसोनिक फतह मिसाइल दागी। इजरायल ने भी ईरान पर करारा प्रहार किया। इजरायल के फाइटर जेट्स कहर बनकर ईरान पर टूट पड़े। तेहरान में हर जगह आसमान से बम बरस रहे हैं। इजरायल के बाद अब अमेरिका ने भी दावा किया है कि ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा हो गया है। वहीं ट्रंप ने भी खामेनेई को तुरंत सरेंडर करने की वार्निंग दी है। बम बारूद की बरसात, ईरान ने किया जंग का ऐलान। क्या ईरान कर पाएगा इजराइल पर फतह? इजराइल का प्रहार, तेहरान में मचा कोहराम। चारों ओर से घिरा ईरान, तबाह होगा तेहरान। ट्रंप का फाइनल ऑर्डर, क्या होगा अंजाम? इजराइल और ईरान के बीच जोरदार जंग की शुरुआत हो गई है। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज छठा दिन है। अब ये लड़ाई फुल फ्लैश वॉर में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने ऐलान जंग कर दिया है। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है। अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं। खामेनेई ने अपनी इस पोस्ट में 4 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें हैदर, अली, जुल्फिकार और खैबर का नाम शामिल। आपको बताएंगे कि खामेनेई ने हैदर और खैबर के नाम से जंग की शुरुआत क्यों की, इन नामों का इस जंग से क्या कनेक्शन है। खामेनेई के ऐलान के साथ ही ईरान ने इजराइल पर बड़ा अटैक किया। ईरान ने एक के बाद एक 25 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी। ईरान के अटैक के साथ ही इजराइल में सायरन बजने लगे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने इजराइल पर खैबर शिकेन मिसाइलों से हमला किया है। अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये पहली बार होगा जब ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। खैबर शिकेन मिसाइल 2022 में पहली बार लॉन्च हुई थी। ये मिसाइल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 3rd जनरेशन मिसाइल है, जो 1450 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती है। खैबर शिकेन मिसाइल 11.4 मीटर लंबी है। इसका वजन 550 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ 6.3 टन है। ईरान के मिसाइल अटैक के लिए इजराइल पहले से तैयार था। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। जब यह मिसाइल अटैक हुआ तो आसमान में बिजली चमकती दिखाई दे रही थी। और चारों तरफ मिसाइलों की वेव्स नजर आ रही थी। ईरान की ओर से यह दावा किया गया कि IRGC ने इजराइल पर पहली बार फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया। हालांकि इसे भी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ हद तक हवा में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन IRGC ने दावा किया कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने फतेह और खैबर मिसाइल का इस्तेमाल कर इजराइल और उसके सहयोगियों को अपनी ताकत का सीधा संदेश देने की कोशिश की है। इजराइल इन हमलों से खुद को बचाने में पूरी तरह असमर्थ है। ईरान ने इजराइल पर प्रहार किया तो इजराइल ने भी कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेहरान के आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हर तरफ मचे हड़कंप के बीच ट्रंप की धमकी के बाद बड़ी तादाद में लोग तेहरान छोड़ रहे हैं।
ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल दागी तो इजरायली एयरफोर्स भी कहर बनकर तेहरान पर टूट पड़ी। इजराइल के 60 फाइटर जेट्स ने एक साथ ईरान पर अटैक बोल दिया। ईरान की 12 मिसाइल लॉन्च साइट पर तबाह कर दिया। ईरान का इस्फहान हो या तेहरान, हर जगह इजरायली फाइटर जेट्स ने बम गिराए। ईरान के आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में घुसकर बमबारी की। दरअसल इजराइल ने 13 जून को जब ईरान पर अटैक किया था तब मोसाद के साथ मिलकर पहले ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। ईरान के फाइटर प्लेन तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े थे, उन पर इजराइल के बम गिर गए। तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े ईरान के 2 F-14 प्लेन मिट्टी में मिल गए। ईरान अपनी मिसाइलों को गोदाम से निकालकर लॉन्चर तक ले जा रहा था, उस पर भी ऊपर से बम गिर गया। ईरान के लॉन्चर्स तेहरान पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। इससे पहले कि लॉन्चर्स एक्टिव होते और इजराइल पर निशाना लगाते, इजराइल ने इनको खत्म कर दिया। कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी क्या होती है, ये ईरान में इजराइल के हवाई हमलों में दिख रही है। तेहरान में कोहराम मचा है, तेहरान खाली हो रहा है। ईरान की राजधानी से लोग भाग रहे हैं। तेहरान में रहना अभी बिल्कुल सेफ नहीं है। ईरान की राजधानी में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। היום אנחנו עומדים לתקוף מטרות מאוד משמעותיות בתוך טהרן। आज हम तेहरान में बहुत अहम ठिकानों पर हमले करने जा रहे हैं और आईडीएफ के प्रवक्ता भी तेहरान के नागरिकों को बताएंगे कि वो शहर खाली कर दें। हम शहर छोड़कर जा रहे लोगों की कतारें देख रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और हमें पता है कि ईरान के लोग किस पर भरोसा करते हैं। वो हम पर भरोसा करते हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि वो अपनी हिफाजत के लिए शहर से बाहर चले जाएं या फिर वो उस तानाशाह की बात मान लें जो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें बंधक बनाए हुए है। ईरान के लोग इजराइल पर विश्वास करते हैं और इसलिए वो शहर खाली कर रहे हैं और हम सामरिक ठिकानों, सरकारी इमारतों और तेहरान के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके हमले करते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी तेहरान को खाली करने की अपील कर चुके हैं। अमेरिका ने भी ईरान को सबक सिखाने का प्रण ले लिया है। Giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Are you possible? Is that possible in the next 24 Why not? Certainly possible. Complete give up. That's possible. Yeah. ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर नहीं बल्कि 7 शहर पर मिसाइल दागी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के साथ बनेई बराक, पेटाह टिकवा, बैट यम, रीशो लेजियोन, हाइफा और रेहोवोट पर ईरान का अटैक हुआ है। ईरान के हमले से इजराइल में तबाही हुई है। तेल अवीव में जगह जगह आग लगी हुई है जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्डिंग, मकान, मार्केट काफी कुछ बर्बाद हो गया है। तेल अवीव में सायरन की आवाजें बंद नहीं हो रही। वहां के आसमान से काला धुआं छट नहीं रहा। इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है। हाइफा में इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा तेल भंडार जल गया। हाइफा पोर्ट का बड़ा हिस्सा भी नष्ट हो गया है। इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग के बाद खामेनेई का वीडियो भी सामने आया है जिसमें खामेनेई इबादत करते दिख रहे हैं। सोचिए वो इबादत में क्या दुआ मांग रहे होंगे। अब आइए आपको ये बता दें कि खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग के लिए हैदर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया।
दरअसल हजरत अली के लिए हैदर का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें शिया मुसलमान पहले इमाम और पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के भतीजे और उनकी बेटी जहरा फातिमा के पति भी थे। इसीलिए सुप्रीम लीडर ने लड़ाई का ऐलान करते हुए हैदर शब्द का प्रयोग कर अली की विरासत को याद दिलाकर जंग के समय समर्थन जुटाने की कोशिश की गई। अली खमेनेई ने अपनी पोस्ट में लिखा है, अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौटता है। जुल्फिकार इमाम अली की दोधारी तलवार को कहा जाता है, जो इस्लामी परंपरा में ईश्वरीय न्याय, शक्ति और जीत का प्रतीक है। इसे अक्सर शियाओं के समारोह में लगे पोस्टरों, बैनरों में दिखाया जाता है और ये अली के शासन का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए खमेनेई ने जुल्फिकार का इस्तेमाल कर युद्ध के लिए तत्परता और दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह की मदद की कल्पना को दिखाने की कोशिश की है। तो वहीं खैबर शब्द के जरिए यहूदियों के खिलाफ जंग 1400 साल पहले हुई जंग की याद दिलाने की कोशिश की है। दरअसल 628 ईस्वी में खैबर की जंग लड़ी गई थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने इमाम अली के नेतृत्व में खैबर के यहूदी कबीलों को हराया था। खमेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग को भी मुसलमानों और यहूदियों के बीच की जंग दिखाने की कोशिश की। इजराइल के खिलाफ ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड का साथ लेना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल कह चुका है कि ईरान के खिलाफ ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक खमेनेई का अंत नहीं हो जाता। ये कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं, आप इलाज भी करवाते हैं, ये एक दिन वापस आ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हम इसे दूर रख रहे हैं। मैं विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास अच्छे आकलन हैं और हम रुकते नहीं। हमारे पास और भी लक्ष्य हैं। हम वास्तव में यहाँ रूट कैनाल करने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने खामेनेई को मिटाने की शपथ ले रखी है। इजरायल तो यहां तक कह रहा है कि खामेनेई का हाल भी सद्दाम हुसैन की तरह होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी खामेनेई को लास्ट वार्निंग दे दी है। बंकर में छिपा खामेनेई दम जरूर भर रहा है, लेकिन वो युद्ध की घोषणा करके कहीं ना कहीं खुद ही फंस गया है। अमेरिका अगर खुले तौर पर मैदान में उतर गया तो मिडिल ईस्ट के सारे इक्वेशंस बदल जाएंगे। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अब युद्ध में ईरान की चुनौती अमेरिका होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? खतरे में अंडरग्राउंड खामेनेई, ट्रंप ने अड्डे पर नजर जमाई। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बेहिसाब हमले कर रहे हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन अब खाड़ी का युद्ध ऐसे फेज में पहुंच गया जिसमें कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। और इसकी वजह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लास्ट वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने सीधे सीधे खामेनेई को मैसेज दिया है कि बिना शर्त सरेंडर कर दो, नहीं तो मौत बेहद करीब है। मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर 3 पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। अभी हम खामेनेई को मारना नहीं चाहते। खामेनेई हमारे लिए आसान टारगेट है और मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अच्छा है, लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं है कि अमेरिकी हथियारों को रोक सके। अमेरिकी हथियारों के सामने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। ट्रंप ने आखिर में अनकंडीशनल सरेंडर लिखा। उनके इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ईरान से इजराइल के खिलाफ युद्ध में हथियार डालने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि अब वो ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं है। क्या आपको लगता है कि इजराइल ईरान की ओर जो खतरा पैदा हुआ है, इस परमाणु खतरे को संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य सहायता के बिना पूरी तरह से समाप्त कर सकता है? ये किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। ये बेमतलब है। कुछ होने वाला है। क्या आप किसी बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के दौरे पर विचार करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं। हमारे पास एक चीज है जिसे टेलीफोन कहा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करना हमेशा बेहतर होता है। क्या आप ईरान में शासन परिवर्तन देखना चाहते हैं? मैं ईरान में कोई परमाणु हथियार नहीं देखना चाहता और हम ये सुनिश्चित करने के लिए अपने रास्ते पर हैं।
and we're well on our way to making sure that happens. ट्रंप के टारगेट पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मैसेज साफ है कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं करने देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 1 घंटे 20 मिनट की मीटिंग की। इसे लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि ट्रंप ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने पर भी विचार कर रहे हैं। अमेरिका ईरान से इस न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टैंकर प्लेन इजरायली फाइटर जेट्स को ऑयल सप्लाई भी कर सकते हैं ताकि वो लंबी दूरी तक हमला कर सके। अब जबकि इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है तो इस बात की अटकलें तेज होती जा रही हैं कि इजराइल को अमेरिका से बात करनी होगी कि क्या अमेरिका के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हो सकता है। इजराइल को अगर ईरान के परमाणु केंद्रों को तबाह करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। उसको फोर्दो के एनरिचमेंट प्लांट पर बम बरसाने होंगे। फोर्दो का प्लांट ईरान में एक पहाड़ के नीचे जमीन के भीतर बहुत गहराई में है। इस वक्त इजराइल के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो जमीन के भीतर बने ऐसे केंद्र को तबाह कर सके, इसलिए उसको बंकर बस्टर बम के लिए अमेरिका से बात करनी होगी। बंकर बस्टर बम कोई एक बम नहीं बल्कि ये एक तरह का बम है। ये एक अमेरिकी हथियार है जो 30,000 पाउंड या करीब 13,600 किलो वजन का प्रिसिजन गाइडेड बम है और इसको केवल अमेरिका B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से दागा जा सकता है क्योंकि सिर्फ यही एक विमान है जो इतने भारी हथियार को ले जाने की क्षमता रखता है। अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका के विमान से अमेरिका के पायलट एक अमेरिकी बम को ईरान के परमाणु केंद्र पर दागेंगे। इससे आशंका ये पैदा होती है कि अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते रहे हैं कि वो सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। ट्रंप ने खुद को इजराइल को इस तरह की सैन्य सहायता पर कुछ भी कहने से इनकार किया और कहा कि अब तक इजराइल ने उनसे आत्मरक्षा के लिए हथियार मांगे हैं, यानी अभी ये सिर्फ आशंका है कि इस तरह के हथियार की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अमेरिका के 4 B-52 स्ट्रेटो फोर्टेस बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात हैं, जो ईरान पर हमले की रेंज में है। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS निमित्ज साउथ चाइना सी से अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। USS निमित्ज जबरदस्त फायर पावर से लैस युद्धपोत है। इस पर एडवांस एटॉमिक वेपन्स भी हैं। USS निमित्ज अकेला नहीं आ रहा बल्कि पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ आ रहा है। USS निमित्ज पर FA-18E सुपर हॉर्नेट के 4 स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन तैनात हैं। इस पर MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन और MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर का दूसरा स्क्वाड्रन तैनात है। इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन और कैरियर एयरबॉर्न कंट्रोल एंड कमांड स्क्वाड्रन भी मौजूद है। USS निमित्ज के अलावा अमेरिका ने सेंटकॉम में INS कार्ल विल्सन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 9 डिस्ट्रॉयर जहाजों को भी तैनात किया है। इंडो पैसिफिक कमांड से USS निमित्ज सेंट्रल कमांड में आ जाएगा तो गल्फ में अमेरिका की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका ने UAE, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों में अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। Now, as the conflict between Israel and Iran continues, President Trump has also been clear that Iran cannot have a nuclear weapon. The fact that Iran cannot have a nuclear weapon is clear. As the White House reminds us, since taking office, President Trump has clearly stated no fewer than a dozen times that Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon, for anyone who's unclear on that fact. One of the highest priorities of the Trump administration is the safety and security of the American people. To that end, the Department of State has established the Middle East Task Force to help coordinate support for U.S. citizens, our U.S. diplomatic missions, and personnel and diplomatic engagement. The task force is operating 24 hours a day.
Over the past week, to help keep U.S. citizens informed, we have issued more than 30 security alerts to countries in the region and updated the travel advisories for Iraq and Israel. पूरे सिनेरियो को देखकर लगता है कि ईरान पर कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। ब्रिटेन ने भी मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स को तैनात किया है। साइप्रस और ओमान में मौजूद ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। सवाल यह है कि ईरान के खिलाफ एक्शन क्या और कब होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी एयर स्पेस पर अमेरिका के फुल कंट्रोल का ऐलान कर दिया है। तेहरान में इस वक्त कोहराम मचा है। तेहरान खाली हो रहा है। ईरान की राजधानी से लोग भाग रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी खुद घर छोड़कर बंकर में रह रहे हैं, लेकिन पोस्ट के जरिए जंग का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना खमेनी को पूर्वोत्तर तेहरान के एक बंकर में ले गई है। खमेनी के साथ उनके परिवार को भी इसी बंकर में रखा गया है। ईरान को डर है कि खमेनी पर भी इजराइल हमला कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने उनको बंकर में शिफ्ट किया है। खमेनी खौफ में बताया जा रहा है, लेकिन वो अंडरग्राउंड रहकर ही पूरा प्लान तैयार कर रहा है। सेना का हौसला बढ़ा रहा है। खमेनी ने एक पोस्ट में लिखा, हमें आतंकवादी ज़ायोनी शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम ज़ायोनीवादियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। खमेनी के ऑर्डर पर ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। ईरानी हुक्मरान भी दम भर रहे हैं। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन महमूद नबवियान ने तो अमेरिका को सीधी और बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान की परेशानी ये है कि जो उसके हिमायती हैं वो खुलकर उसके साथ नहीं खड़े हो रहे। ईरान इजराइल की जंग में मुस्लिम देशों के रुख की बात करें तो सीरिया, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन जैसे देश ईरान के साथ हैं, जबकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक जैसे देश उसके खिलाफ हैं। सऊदी अरब और यूएई मानते हैं कि ईरान उनके यहाँ बागियों का समर्थन करता है, जबकि बाकी देश जैसे कि इजिप्ट, ओमान, जॉर्डन, कतर और तुर्की जैसे देश न्यूट्रल हैं। कतर इजराइल को तो पसंद नहीं करता, लेकिन वहाँ अमेरिका का बड़ा नौसैनिक अड्डा है। इसी तरह तुर्की भी मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है, इसीलिए वो भी ईरान को मजबूत होते नहीं देखना चाहता। ईरान युद्ध में कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया है। चीन और रूस इजराइल के एक्शन की सिर्फ निंदा कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में साथ कोई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर इजराइल के लिए बैटिंग शुरू कर दी है। ऐसे में अगर अमेरिका सीधे जंग के मैदान में उतरा तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अयतुल्ला खामेनेई का क्या होगा ये तो अगले कुछ दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन खामेनेई का सर्कल खत्म हो चुका है। खामेनेई के करीबी जनरल और वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इजरायल ने ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी है। इजरायल ने जिस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे 5 साल पहले ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की याद दिलाई। तब इजरायल ने इस ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया था, इस रिपोर्ट को देखकर आपको समझ में आएगा। ईरान पर इजराइल के बम और मिसाइल बरस रही हैं। इस हमले में अभी तक ईरान के 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आम लोगों के साथ साथ इस जंग में ईरान के जनरल भी मारे जा रहे हैं। इजराइल ने 5 दिन के अंदर ईरान के दूसरे टॉप कमांडर की हत्या कर दी है। चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया है। अली शादमानी को ईरान के मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की हत्या के बाद नया आर्मी कमांडर बनाया गया था। इजराइल की हिट लिस्ट यहीं नहीं थमती। ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजराइल ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर चुका है। जो बड़े वैज्ञानिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे वो मारे जा चुके हैं। ईरान ने इजराइल के जिन बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है, उनमें ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख फेरेदून अब्बासी भी शामिल हैं। फेरेदून अब्बासी ने 2011 से 2013 तक ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन की कमान संभाली। इसके साथ ही तेहरान में ईरान के इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के प्रमुख और मोहम्मद मेहदी
तहरे नची भी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू करने के पहले ही दिन ईरान के जिन परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की थी उनमें अब्दुल हामिद मनोचेहर, अहमद रेजा जुल्फगारी, अमीर हुसैन फेगी और मुताली बिजादेह भी शामिल थे। इन परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरी जाहिद की हत्या की याद ताज़ा कर दी। मोहसेन फखरी जाहिद उस प्रोजेक्ट अहमद के प्रमुख थे जिसके तहत ईरान ने गुप्त तरीके से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। सालों तक दुनिया को मोहसेन फखरी जाहिद के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उनका नाम इजराइल की क्लासिफाइड फाइलों में दर्ज था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मोहसेन फखरी जाहिद को ईरान का ओपेन हाइमर भी कहा जाता है, लेकिन फखरी जाहिद ने खुद को पर्दे के पीछे छिपा कर रखा था ताकि उनकी तस्वीरें भी उपलब्ध नहीं हो। दुनिया ने फखरी जाहिद का नाम पहली बार तब जाना जब 2018 में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की चोरी से चलाई जा रही परमाणु फाइल का टीवी पर खुलासा कर दिया। तब नेतन्याहू ने फखरी जाहिद का जिक्र करते हुए कहा था कि रिमेंबर दैट नेम, यानी कि इस नाम को याद रखो। इसके 2 साल के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने फखरी जाहिद को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। फखरी जाहिद 27 नवंबर 2020 को अपनी पत्नी और बॉडीगार्ड्स के साथ ईरान के शहर अबसारत जा रहे थे। रोड के किनारे एक ट्रक लवारिस हालत में खड़ा था। उस ट्रक में बाहर से देखने पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसी को शक हो, लेकिन एक स्पीड बम्पर के दौरान जैसे ही फखरी जाहिद की कार धीमी पड़ी, उस ट्रक से गोली चली और फखरी जाहिद का काम तमाम हो गया। इस हत्या के बाद ईरान में कोहराम मच गया। इजराइल और अमेरिकी विरोधी प्रदर्शन हुए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनी ने बदला लेने की कसम खाई। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के आखिरी दिन थे। इस हत्याकांड का असर ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे रिश्तों पर भी पड़ा, लेकिन जब मामले की जांच हुई तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। बाद में यह खुलासा हुआ कि इस टारगेट किलिंग को मोसाद ने अंजाम दिया था। मोसाद ने फखरी जाहिद की इस तरह हत्या कराई कि इसके खुलासे सुनकर सारी दुनिया चौंक गई। जिस ट्रक से गोली चली उसमें कोई मौजूद नहीं था। उस पर केवल 7.62 mm की FNMAG मशीन गन फिट थी। ये मशीन गन चेहरे की पहचान करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट लिंक से लैस थी और ट्रक पर विस्फोटक भी रखे थे। मशीन गन की कमान सैटेलाइट के जरिए जुड़ी थी। इस ऑपरेशन को इस सफाई से अंजाम दिया गया कि मशीन गन से चली गोली केवल फखरी जाहिद को लगी। उनकी पत्नी और बॉडीगार्ड पूरी तरह सुरक्षित थे। फखरी जाहिद की हत्या के सदमे से ईरान धीरे धीरे उभर गया और फिर उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन इजराइल ने ईरान पर हमले कर और उसके टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर इतना तो तय कर दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को फिर से पटरी पर लौटने में सालों लग जाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच जंग की असली वजह ईरान के परमाणु प्लांट है। इजराइल और अमेरिका हर हाल में चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बना सके। इसके लिए इजराइल ने न्यूक्लियर फ्री प्लान भी तैयार कर रखा है। इजराइल का ये प्लान कहां तक पहुंचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के परमाणु प्लांट पर इजराइल क्यों बरसा रहा है बम? कितने सेफ हैं ईरान के परमाणु प्लांट? क्या है इजराइल का न्यूक्लियर फ्री प्लान? ईरान पर इजराइल का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, जंग की इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम चीफ खामेनेई और परमाणु प्लांट है। ईरान को न्यूक्लियर फ्री करने के लिए इजराइल ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए इजराइल 3 प्लान पर काम कर रहा है। पहला, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना। दूसरा, न्यूक्लियर साइट को हिट करना। तीसरा, न्यूक्लियर कमांड फैसिलिटी को तोड़ना। इजराइल का पहला प्लान पूरा हो चुका है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें ईरान के 14 साइंटिस्ट मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर साइंटिस्ट मोहसिन फखरी जाहिद के स्टूडेंट थे। मोहसिन फखरी जाहिद को फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2020 में इजराइल ने मोहसिन फखरी जाहिद की हत्या कर दी थी। इसके बाद 13 जून को ईरान के 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और
फेरेडो अब्बासी को भी मौत के घाट उतार दिया। यानी ये कि इजराइल ने पहले वैज्ञानिकों को ही साफ कर दिया जो आगे चलकर परमाणु बम को डेवलप कर सकते थे। इसके बाद इजराइल ने अपने प्लान 2 को एग्जीक्यूट किया। प्लान 2 के तहत 4 न्यूक्लियर साइट को हिट किया गया। पहला नतांज न्यूक्लियर साइट, दूसरा इस्फहान न्यूक्लियर साइट, तीसरा फोर्डो न्यूक्लियर साइट, चौथा अराक न्यूक्लियर साइट। इजराइल ने 13 जून को ही ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी नतांज को तबाह कर दिया, जो ईरान का एनरिचमेंट प्लांट है। नतांज प्लांट जमीन से 8 मीटर नीचे है। जमीन के नीचे कंक्रीट और स्टील से मजबूत टनल बना है। इजराइल ने जो मिसाइल दागे वो इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। इजराइल का मिसाइल जमीन से 6 मीटर गहराई तक डैमेज कर सकता है। नतांज का निचला हिस्सा सुरक्षित है, लेकिन ऊपरी हिस्सा डैमेज हो चुका है। ईरान इस साइट पर यूरेनियम का 60% संवर्धन कर चुका है। एटम बम के लिए यूरेनियम का 90% संवर्धन जरूरी है। IAEA के मुताबिक ईरान 90% संवर्धन हासिल कर चुका है, लेकिन इजराइल के अटैक के बाद फिलहाल इस साइट पर काम रुका हुआ है। अटैक के बाद इस साइट पर पावर फैसिलिटी डैमेज हो गई है। नतांज साइट पर जमीन से ऊपर 6 और जमीन के नीचे 3 बिल्डिंग है। कुल 9 बिल्डिंग में कुल 50,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी हैं। ये दावा न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव नाम के NGO ने किया है। इजराइल ने ईरान के सीने पर घाव किया। नतांज न्यूक्लियर प्लांट के अलावा इजराइल ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट को भी 13 जून को ही हिट किया। इस्फहान न्यूक्लियर साइट सेंट्रल ईरान में है। यहां ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है। IAEA के मुताबिक अटैक में 4 बिल्डिंग डैमेज हुई। ईरान का यह साइट 1984 में चीन की मदद से बना था। यहां चीन के 3 रिसर्च रिएक्टर लगे हुए हैं। यहाँ जिरकोनियम क्लैडिंग प्लांट है। जिरकोनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। NTI के मुताबिक यहाँ 300 न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करते हैं। इस्फहान को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंटर कहा जाता है। IDFA का दावा है कि ईरान इसी सेंटर पर न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब था, लेकिन इजराइल के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जिसके लिए इजराइल को अमेरिका से मदद मांगनी पड़ेगी। फोर्डो न्यूक्लियर साइट उत्तरी ईरान में है। इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती इसी साइट पर है। 13 जून को इजराइल ने इस साइट को भी टारगेट किया। IAEA के मुताबिक फोर्डो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर फोर्डो में काम चालू है तो इजराइल न्यूक्लियर बम नहीं रोक पाएगा। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की गहराई नतांज से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन से 80-90 मीटर नीचे बना है। इजराइल के लिए टेंशन भी यही है, क्योंकि इतनी गहराई में बने न्यूक्लियर साइट को इजराइल तबाह नहीं कर सकता है। इतनी गहराई तक पहुंचना अमेरिका के बस की बात नहीं है। दुनिया का कोई भी बम इतनी गहराई तक डैमेज नहीं कर सकता। इसीलिए फोर्डो न्यूक्लियर साइट को ईरान का सबसे सेफ साइट कहा जाता है। अमेरिका का बंकर बस्टर बम GBU-57 भी यहां फेल है, क्योंकि GBU-57 मैक्सिमम 60 मीटर गहराई तक डैमेज कर सकता है। GBU-57 को अमेरिकी बम्बर B-2 से ही गिराया जा सकता है। अमेरिका अगर इजराइल को ये बम देता भी है तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल के पास इस बम को ड्रॉप करने वाला बम्बर है ही नहीं। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका जंग में नहीं कूदा तो फिर फोर्डो न्यूक्लियर साइट का क्या होगा, क्योंकि फोर्डो को खत्म करने के लिए पावरफुल बंकर बस्टर बम चाहिए। ये बम सिर्फ अमेरिका के पास है। ऐसे कई बम चाहिए होंगे। इसके लिए फिलहाल इजराइल फोर्डो के लिए प्लान B पर काम कर रहा है। इजराइल GBU-28, 39 और MPR-500 बम से लगातार अटैक करना चाह रहा है। इजराइल के पास अभी GBU-28 और MPR-500 बम है। GBU-28 जमीन से 6 मीटर गहराई तक टारगेट को हिट कर सकता है। MPR-500 बम जमीन से 4 मीटर गहराई तक टारगेट को हिट कर सकता है। प्लान के मुताबिक 2000 से 5000 पाउंड वजनी बम से भी टारगेट अचीव किया जा सकता है। प्लान के मुताबिक इसके लिए एक ही जगह पर कई बार लगातार बम गिराना होगा।
1991 में अमेरिका इराक में GBU-28 बम का इस्तेमाल कर चुका है। इसके अलावा 13 जून को इजराइल ने ईरान के अराक न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया, लेकिन इस साइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अराक न्यूक्लियर साइट सेंट्रल ईरान में है। यहाँ ईरान का हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है। हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया जाता है। ईरान के मिशन एटम बम के लिए ये बेहद जरूरी साइट है। इसीलिए इजराइल अब अपने प्लान 3 पर काम कर रहा है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर कमांड फैसिलिटी को तोड़ना है। इजराइल अब तक 15 से ज्यादा टॉप कमांडर को मार चुका है। 13 जून से अब तक ईरान के 2 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मारे गए हैं। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ मारे गए हैं। एयरफोर्स कमांडर मारे गए। यानी इजराइल 3 में से 2 प्लान पूरे कर चुका है और तीसरे के लिए भीषण जंग होनी तय मानी जा रही है। ईरान के खिलाफ इजराइल के न्यूक्लियर फ्री प्लान के लिए अमेरिका भी तैयार है। अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्बर भी तैनात कर दिया है। साथ ही इजराइल को अमेरिका ने 300 हेलफायर मिसाइल भेजी हैं, जिससे ईरान परेशान है। सुप्रीम लीडर खामेनेई बंकर में छिप गए हैं। इजरायल लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरान के कई न्यूक्लियर बेस इतने सेफ हैं कि बमबारी का असर नहीं हो रहा है। दुनिया भर में न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखने वाली संस्था IAEA की रिपोर्ट में कहा गया है, इजरायली हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर ईरान की सबसे बड़ी नतांज न्यूक्लियर साइट की 2 बड़ी बिल्डिंग्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान हुआ है। इस न्यूक्लियर प्लांट की 4 बड़ी बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई हैं, लेकिन इस नुकसान से ईरान की न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी पर कुछ असर पड़ा है या नहीं, इसके बारे में IAEA की रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। G7 देशों ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया। G7 देशों ने साफ कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही ईरान को नसीहत देते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। G7 के नेताओं ने एक ड्राफ्ट मसौदा जारी किया, जिसमें सभी नेताओं ने इजरायल का खुलकर सपोर्ट किया है। G7 नेताओं ने जोर देकर कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, वो इजरायल की सुरक्षा के लिए समर्थन बनाए रखेंगे। बयान में कहा गया कि ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का प्रमुख कारण है। ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। अब आपको बताते हैं कि जिस G7 ने इजरायल का खुलकर सपोर्ट किया, आखिर वो है क्या। G7 दुनिया के 7 ताकतवर देशों का समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। G7 ग्रुप खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। फ्रीडम और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। G7 देशों के सदस्य आपसी हितों के मामलों पर चर्चा के लिए हर साल मिलते हैं। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न नहीं देखना चाहता। वो इसे अमेरिका समेत पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि इजरायल का पूरा सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने इजरायल को 300 हेलफायर मिसाइलें भेजी हैं। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर अटैक किया। 10 जून को मिसाइल इजरायल पहुंच चुकी थी। हेलफायर लेजर गाइडेड मिसाइल है। हेलफायर टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। इजरायल ने ईरान के कई टारगेट को इससे निशाना बनाया। इसके अलावा अमेरिका ने इजरायल को 1 महीने पहले थार्ड सिस्टम भेजा। अमेरिका ने इसी साल मई में इजरायल को दूसरा थार्ड सिस्टम दिया। थार्ड डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए ही दिया गया। थार्ड डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। आम दिनों में इजरायल समेत कुल 30,000 यूएस सैनिक होते हैं। अभी मिडिल ईस्ट में कुल 40,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही अमेरिकी नेवी ने ईरान को टारगेट करते हुए पूर्वी भूमध्य सागर में 2 डिस्ट्रॉयर को भी तैनात कर दिया है, जो दिन रात ईरान की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं।